हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं ईएमआई। आज लेक्चर 2 प्रॉब्लम्स कर रहे थे और अपनी शीट लगा रहे हैं। शीट में जी सेक्शन तक का काम शायद हो गया था, मैं एच से करने जा रहा हूँ, तो काम शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा एच सेक्शन। एच सेक्शन का पहला क्वेश्चन अच्छी प्रॉब्लम है, हालांकि है इजी, पर कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स अच्छी होती हैं। कलर चेंज कर लें फिर काम करें। देख क्या कह रहा है। द फिगर शोज एन इंडक्टर ऑफ 2 हेनरी। इंडक्टर है 2 हेनरी का, विच अ करंट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि करंट का रेट चेंज डी आई बाई डी टी जो है वो 5 एम्पियर्स पर सेकेंड दे रखा है। ठीक। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स माइनस वी वाई, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहले तो सर्किट को रीड्रॉ करें, उसके बाद बात करें। एक्स पॉइंट है, इंडक्टर है, वाई पॉइंट है, ये एक्स ये वाई। अब करंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए। करंट दिया हुआ है इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग करंट का मतलब ये है कि इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरह होगा कि इंक्रीजिंग करंट को अपोज करे। लेफ़्ट टू राइट करंट जा रहा है और करंट जो है वो इंक्रीजिंग है, तो जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बैक ईएमएफ इंड्यूस इस तरह होगा। जो बैटरी बनेगी वो इस तरह बनेगी इंडक्टर में, ताकि ये करंट को अपोज कर पाए। ठीक है, ध्यान रखें। क्या किया जाए बताओ भाई। अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वी एक्स, फिर देखो ये प्लस ये माइनस इधर जाते हैं, इधर जाते हैं तो लिखते हैं माइनस वी अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज इक्वल टू कहाँ पहुँच गए, वाई पे, तो लिखा वी वाई। अब पहुँचिए भाई, वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू वी अक्रॉस इंडक्टर। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही उसका वोल्टेज होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड की जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू होती है डी आई बाई डी टी इंटू एल। इंडक्टर है 2 हेनरी का और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है 5, तो ये आंसर आया 10 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। ठीक, बेसिक से डेफिनेशन का अच्छा प्यारा सुंदर सवाल, कोई डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ सवाल तो था ही। आगे देखो क्या कह रहा है। सर्किट दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, कह रहा है इन द सर्किट शोन द पावर ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ये निकालो। दूसरा निकालो द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद विच इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, कोई परेशानी नहीं, हीट का फॉर्मूला लगा देंगे। द पावर गिवन टू द इंडक्टर, इंडक्टर को कितनी पावर दी गई, बैटरी से कितनी पावर निकली, और रजिस्टर में कितनी पावर हीट में कन्वर्ट हुई। तो जो पावर बाय द बैटरी होता है, अगर बैटरी की पावर को देखें तो लिखा जाएगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड करंट फ्लोन थ्रू द बैटरी। ईएमएफ क्यों लिखा जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज वो एनर्जी होती है जो कि बाहर चार्ज को मिल जाती है, अंदर लॉस भी हो जाता है। तो टोटल एनर्जी जो जनरेट कर रहा है हमारा सेल वो उसके ईएमएफ से कैलकुलेट होती है। ई की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 5 वोल्ट, और करंट जो है 1 एम्पियर दे रखा है। तो आंसर कितना आ गया बेटा, चुपचाप से प्यारा सुंदर 5 वॉट। अच्छा, अब इंडक्टर की बात, सॉरी रजिस्टर की बात कर लें। पावर जो है वो रेजिस्टेंस में कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस की पावर होती है आई स्क्वेयर आर। आई की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर करो 1 और 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर कितना आया 3 वॉट। इंडक्टर में कितनी पावर जा रही है, तो इंडक्टर में जो पावर जा रही है वो कितनी होगी भाई, सेल ने कितनी दी 5, इंडक्टर ने कितनी, रेजिस्टेंस ने कितनी ली 3, तो पावर इन इंडक्टर कितनी होगी, पावर इंडक्टर होगी 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 वोल्ट्स। अब बात आती है बैटरी के अंदर के लॉस को कंसीडर क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया, इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कोई कमेंट किया नहीं, यानी कि ये अज्यूम करके चल रहे हैं क्वेश्चन में, अगर प्रोवाइडेड ना हो तो अज्यूम करके चलना है कि देयर इज़ नो लॉस इनसाइड द बैटरी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर क्वेश्चन में इस तरह के स्टैंडर्ड केसेस कंसीडर किए जाते हैं। ये देखो भाई क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ध्यान रखें, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है B²/2 म्यू नॉट। क्यों पूछ रहा है ये, क्या कारण है एनर्जी डेंसिटी पूछने का, शायद बी के टर्म में कोई बातें करेगा। देखो, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कांस्टेंट एनआर। ठीक, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट। ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये इस तरह से ऑर्बिट कर रहा है अपने सर्कल में प्यार मोहब्बत से, और चार्ज का नाम है इलेक्ट्रॉन और ऐसे घूम रहा है। अगर चार्ज ऐसे घूम रहा है तो कॉमन सेंस है जो करंट होगा बेटा वो ऐसे घूमेगा। ठीक, जो इफेक्टिव करंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन। चार्ज की वैल्यू तो ई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और 1/t जो होगा वो तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, तो करंट की वैल्यू जो है वो बन जाएगी ई इंटू एफ। ठीक, अब गौर से देखो, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में घूम रहा है, हाँ, क्या ये एक
करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप होती है उसका फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नॉट आई बाय 2r। लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अब कहानी आई की बच रही है। अगर मैं इस आई की वैल्यू को रख दूं और फिर बी निकाल लूं, इसको मैं इधर बार लगा दूं करंट डेंसिटी के हिसाब से, या फिर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, बी ना लिख के इसको यू लिख देते हैं ना, एनर्जी डेंसिटी ये लिख देते हैं। आई की वैल्यू निकाल लें। आई की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद ये वैल्यू बी की आ जाएगी, और बी की वैल्यू अगर एनर्जी डेंसिटी में रख देंगे तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा स्टैंडर्ड नोटेशंस में। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, करंट की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं कि ई इंटू एफ होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल के आ रहे हैं दैट वुड बी म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू ई इंटू एफ अपॉन 2r। अब बचता है ये फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी होगी इसके बारे में कोई जानकारी दी जाए। कह रहा है कि ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का और उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। घूमने दो भाई। कितनी रेडियस है इसकी? स्मॉल आर। स्पीड कितनी है? v। कितनी दूरी चलेगा एक रेवोल्यूशन में? तो 2 पाई आर चलेगा। 2 पाई आर में अगर मैं t से डिवाइड लगा दूं तो क्या वो स्पीड बन जाएगी? बिल्कुल। अब अगर मैं इस 1/t को या इसको 1/t को यहीं रहने देते हैं, ठीक, इसको लिख सकते हैं v अपॉन 2 पाई आर। ये जो 1/t है ये तो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो पुट कर दो इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे और फिर इसी चीज़ को नीचे देखो। b का जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो बन रहा है म्यू नॉट इंटू ई इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखा हुआ है? v अपॉन 2 पाई आर लिखा हुआ है, v अपॉन 2 पाई आर। अच्छा, v अपॉन 2 पाई आर हो गया। अब जो नीचे 2r था उसको भी लिख दीजिए, ये हो गया 2r। पर एक प्रॉब्लम तो अभी भी बची हुई है, वो क्या है? वो ये है कि अभी भी आपको v का आंसर नहीं पता है, वेलोसिटी अननोन है, और जबकि सवाल में बोल रखा है कि जो आंसर निकालना है वो स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट्स में और r के टर्म में निकालना है। यानी मेरे आंसर में r तो आ सकता है लेकिन v नहीं आ सकता क्योंकि v की जानकारी नहीं है, तो अब आपको v एलिमिनेट करना है। बोअर मॉडल में सबको याद है अच्छी तरह से कि बोअर मॉडल में v कैसे निकाला जाता है, वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। अब भाई वेलोसिटी निकालें। सर्कल में घूमा जा रहा है, बिल्कुल घूमा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv²/r, और ये फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²। अब फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है इसलिए e² है, अपॉन r² के बराबर होगा। r से r कैंसिल, और v का जो फॉर्मूला आया दैट वुड बी e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r का स्क्वायर रूट। ये कर दिया भाई हमने। v की वैल्यू तो ये आ गई। इस वैल्यू को और गौर से देखो तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है e अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r। इस v को उठा करके आप यहाँ डालिए और अपने आंसर को देखिए। मैं ज़रा नीचे लिख लेता हूँ इस चीज़ को। इसको एक बार डुप्लीकेट कर लें, नीचे ले जाएं थोड़ा सा। आइए देखिए, v की वैल्यू लिख चुके हैं हम। लिखा गया म्यू नॉट इंटू ई इंटू, या नीचे पहले पूरा कर लें, म्यू नॉट इंटू ई लिख चुके हैं, 2 पाई आर इंटू 2r नीचे लिखा हुआ है। अब v की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी? v की वैल्यू आएगी e अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r। अब बात बचती है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की, तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करते रहिए, खेलते रहिए, आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये है 2, ये है 2 बन गया 4, ये है r स्क्वायर, यानी 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ लिखा गया 4, ये बाहर आ जाएगा, 2 बन के बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा? पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू r। ये बचा, ये है b। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है बेटा b²/2 म्यू नॉट। ये b² यहाँ डालिए और आंसर पाइए। अब मेरे हिसाब से इसमें कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ आपको b की वैल्यू डाल के आंसर निकालना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे देखें, नेटवर्क दिया गया है, अच्छा सा कहा गया है कि इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA।
when the current I is 5 एम्पियर एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 to power 3 एम्पियर्स पर सेकेंड। ये बहुत बड़ा रेट ऑफ चेंज दे दिया है 10 to power 3 का। देख लूँ जरा 10 to power 3 ही दिया गया है कि कुछ और दिया गया है। 10 to power 3 ही दिया गया, बहुत बड़ा रेट ऑफ चेंज दे दिया, फोटो में ही साफ नहीं आया। खैर इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है डिक्रीजिंग है करंट, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट ये डिसाइड करेगा कि इंडक्टर जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा उसका क्या बिहेवियर होगा, उसकी बैटरी जो बनेगी उसकी पोलैरिटी क्या होगी। फिलहाल ये ए पॉइंट है, पहले आपका एक रजिस्टर लगा है, फिर आपने 5 वोल्ट्स की बैटरी लगा रखी है, फिर 5 मिली एम्पियर का मिली हेनरी का आपने इंडक्टर लगाया हुआ है। ये है ए, ये है बी, ये है 15 वोल्ट्स की बैटरी, ये 1 ओम का रजिस्टर, यहाँ से करंट आ रहा है, और ये है 5 मिली हेनरी। और जो डिक्रीमेंट का रेट है, करंट 5 एम्पियर पर सेकेंड है, सॉरी करंट 5 एम्पियर है जिस इंस्टेंट की बात करी जा रही है उस इंस्टेंट पर वो डिक्रीज़ कितने रेट से हो रहा है 10 to power 3 एम्पियर पर सेकेंड से। ठीक, लेकिन जिस इंस्टेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उस इंस्टेंट पर करंट कितना है 5 एम्पियर। अब ज़रा सा स्टोरी देखें, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस। अब अपने इंडक्टर में किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, गौर से देखो, आगे की तरफ करंट जा रहा है और वो डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ कर रहा है तो कॉमन सेंस है कि हमारा इंडक्टर ये चाहेगा कि कुछ भी करके करंट आगे की तरफ अगर घट रहा है तो आगे की तरफ ही उसको इंड्यूस किया जाए। यानी जो बैटरी इंड्यूस होगी, यानी जो पोलैरिटी इंड्यूस होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि हायर पोटेंशियल आगे और लोअर पोटेंशियल पीछे, यानी ये प्लस और ये माइनस। अब अपनी पुरानी कहानी पे आ जाइए, हम कहाँ खड़े हैं सबसे पहले ए पर, तो क्या लिखेंगे वी ए। वी ए से आगे गए तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, हम माइनस लगाएंगे। और फिर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आई आर होता है, आई की वैल्यू 5 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है। अब कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस, यानी प्लस बैटरी का फिक्स होता है 15। अब कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस से प्लस, यानी फिर प्लस लगाएंगे। और इंडक्टर में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अब गौर से देखो, L की वैल्यू है 5 मिली हेनरी, तो मिली को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 to power -3 करके हेनरी में, और डी आई बाई डी टी तुम्हें दिया हुआ है 10 to power +3, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा सिर्फ 5, तो आंसर आया 5। और हम कहाँ पहुँच गए बेटा, वी बी पर। अच्छा, अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है वी बी माइनस वी ए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वी ए को उधर ले जाइए। जब आप वी ए को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, गौर से देखो, वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू 15 + 5 - 5, तो आंसर आया बेटा 15 वोल्ट। ठीक, इतने का पोटेंशियल डिफरेंस आज की तारीख में उस पर है। आगे बढ़ जाएं। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड बैटरी ग्रोथ एंड डिके, फलाना ढमकाना, बहुत सारे सवाल इस पे करने हैं और अगले वीडियो में इस पर भी बहुत सारे सवाल आएंगे। अभी तो सिर्फ इसकी शुरुआत ही शायद हो पाए, एक सेगमेंट हम कंप्लीट करेंगे आज इसका। कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस 20 ohms एंड इंडक्टेंस 2 हेनरी इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस है 20 ohms और उसका इंडक्टेंस है 2 हेनरी का, उसको कनेक्ट किया गया बैटरी का जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट्स है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, तुरंत मार्क करें। पहला पार्ट पूछ रहा था करंट आफ्टर 0.2 सेकेंड्स द कनेक्शन इज़ मेड। अच्छा, कनेक्शन करने के 0.2 सेकेंड्स के बाद कितना करंट हो जाएगा, यानी करंट ग्रोथ का ये क्वेश्चन है। तो करंट ग्रोथ का जो फॉर्मूला होता है इंडक्टर में, उसका फॉर्मूला होता है I = I0 1 - e की पावर -t/टाउ, जहाँ पे जो टाउ है, इस टाउ की वैल्यू होती है L/R। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब I0 कितना होगा, ये वो मैक्सिमम करंट होगा जब इंडक्टर में करंट नहीं जा रहा होगा। इंडक्टर में जैसे ही करंट जाएगा इंक्रीज़ करेगा, वैसे उसको अपोज करेगा। तो टाइम t = 0 पे इंडक्टेंस में कोई करंट नहीं होता, प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। इस वजह से जो I0 की वैल्यू है वो बन जाएगी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, उसमें इंडक्टर का कोई रोल नहीं रहेगा, दैट इज़ 1/5 एम्पियर्स। ठीक, इस प्रॉपर्टी को ज़रूर समझें। टाउ की वैल्यू देखें क्या है, L/R। L कितना है 2 हेनरी, R कितना है 20, ये वैल्यू कितनी बनी 1/10। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। I की वैल्यू देखो गौर से, I0 1 - e⁻ -t/टाउ। अब I0 की वैल्यू कितनी है, वो बेटा है 1/5, हमने निकाली, 1 यहीं रहा, e⁻ -t 0.2, टाउ की वैल्यू 0.1, हम ये निकाल चुके हैं 0.1, पुट कर दीजिए। नाउ सॉल्व इट। अब
एक्सपोनेंशियल चीज़ें सॉल्व करनी आती हैं तो ठीक है, और नहीं आती हैं तो प्रॉब्लम है। करंट की वैल्यू ये रही, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। दिस इज़ 1/5 1 माइनस ई रेस टू -2, ये बन गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। इस तरह आंसर नहीं देना होगा, डिजिट मिलानी होगी, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, आपका काम है, करिए। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द कॉइल एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर जबकि 0.2 सेकेंड्स हो चुके हैं, उस वक्त मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, इंडक्टर में खैर एनर्जी जो स्टोर होती है वो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, सबको पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है ½ Li²। जैसे कैपेसिटर में ½ CV² बनता था, यहाँ पे ½ Li² बनता है। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात की जा रही है तो ½ × L × ये वाला I का स्क्वायर, ये बनेगा। ये पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बात रह जाती है E की पावर को सॉल्व करना, वो कैलकुलेशन का पार्ट है, डू इट योरसेल्फ। अ सोलेनोइड हैज़ इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। ठीक है, 10 हेनरी का इंडक्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी। मैंने कहा ठीक है भाई, कनेक्टेड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू? यानी कि U0 को हम कह दें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ U, और तुमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि U0/4 जब मेरा U हो जाए तो कितना टाइम रहा होगा, समय के बारे में पूछ रहा है। इंडक्टेंस की वैल्यू 10 हेनरी दे दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम्स दे दी है, बैटरी की वैल्यू दे दी है 10 वोल्ट्स, और कह रहा है टाइम निकालो। हमने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो एनर्जी का फॉर्मूला याद करो। एनर्जी का फॉर्मूला इज़ ½ Li²। हाफ इज़ कांस्टेंट, L इज़ कांस्टेंट, तो यहाँ से तुमको दिखाई देगा U इज़ प्रोपोर्शनल टू I² ओनली। मुझे ये कितना चाहिए? U0/4। अगर ये हुआ U0/4 तो पक्का पक्का तय है कि ये हुआ होगा I0/2, क्योंकि जैसे ही I0/2 हो जाएगा I की वैल्यू, इसको टोटल स्क्वायर करोगे तो U0/4 बचेगा। यानी जिस वक्त करंट हाफ हो गया होगा उस वक्त एनर्जी 1/4 हो गई होगी, मैक्सिमम से 1/4 टाइम्स हो गई होगी। अगर इतनी बात क्लियर है तो वो समय निकाल लो जबकि एनर्जी 1/4 हो गई, ना निकालो, अब वो निकालो कि करंट 1/2 हो गया। तो करंट की ग्रोथ का जरा ये देखो, 1 - e⁻⁻ -t/τ, ये लिख दिया हमने। अब I0 को तो I0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। टाउ की वैल्यू को देखो, होती है L/R। सवाल के अंदर L की वैल्यू दे रखी है 10 और R की दे रखी है 2, आंसर आया 5। टाउ की वैल्यू 5 निकल आई। T तो निकालना है अपने को, -T, टाउ की वैल्यू 5 है। और I की वैल्यू देखो क्या है, जिस समय एनर्जी U/4 हो गई होगी, U0/4 हो गई होगी, उस वक्त करंट I0/2 हुआ होगा। तो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट है वो I0/2 हो गया है। I0 से I0 को काट दीजिए, यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा e⁻t/5। फिर आप इसको देखें क्या होगा, खोल दीजिए भाई। 1 - e⁻t/5 = 1/2। अब इसको इधर ले आइए और इस पूरे को इधर ले आइए, तो क्या बनाइए, e⁻t/5 = 1 - 1/2, दैट इज़ 1/2। ये हो गया। कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग लेते ही बचेगा -t/5 और राइट साइड में आ जाएगा ln 1/2। ln 1/2 को तुम ऐसे लिख सकते हो ln 2⁻⁻1, और जिसकी वैल्यू बन जाएगी -ln2, और ये है -t/5। माइनस ने माइनस को मार दिया तो t की वैल्यू जो आई वो आई 5 टाइम्स ln2, और 5 × ln2 की वैल्यू 0.693 होती है। आंसर आपके सामने, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, टाइम आ गया। ये ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट के खूब सारे सवाल आते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट का ही क्वेश्चन बेसिकली था, ये आसान सवाल था, हो गया। जरा I5 को देखें। I5 कह रहा है कि एक कॉइल है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की है, इंडक्टेंस 5 हेनरी है, इस कनेक्टेड इन सीरीज विथ 100 ओम रेजिस्टेंस। तो ठीक है, कॉइल का अपना रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है, और जो इंडक्टेंस की वैल्यू है उसकी वैल्यू है 5 हेनरी। साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाया हुआ है, बाहर का रजिस्टर है, उस R की जो वैल्यू है वो है 100 ओम्स। हमने कहा ये भी ठीक है। एंड अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट्स, तो EMF की वैल्यू जो दे रखी है बैटरी की वो 2 वोल्ट की दे रखी है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर
20 मिली सेकेंड्स आफ्टर द सर्किट इज स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन करने के 20 मिली सेकेंड्स के बाद कितना पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के क्रॉस रह जाएगा। तो आओ भाई देख लेते हैं। एक कॉइल बना लो और एक रेजिस्टेंस लगा लो, नीचे बैटरी लगा लो, यहाँ पे ये कर लो। बैटरी जो है वो शायद 2 वोल्ट्स की है, इंडक्टर साहब जो हैं वो 5 हेनरी के हैं, रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम्स के हैं, और फिर कुछ ना कुछ करंट भी जा रहा होगा। और समय जो दिया गया है वो 20 मिली सेकेंड्स दिया गया है, 10⁻³ सेकेंड्स ये मेरा टाइम है। इस टाइम पर जो V अक्रॉस R होगा इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये V अक्रॉस क्या R क्या होगा? तो मेरे हिसाब से ये 2 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सोची जाए। एक तो इंडक्टर में जा रहा है और एक जा रहा है रजिस्टर में। अगर मैं इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ और 2 से माइनस कर दूँ तो वी आर आ जाएगा, और या तो मैं करंट निकाल लूँ कितना हो गया है 20 मिली सेकेंड्स के बाद, तो फिर वो करंट इंटू आर, आई आर इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। समझे? ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये 2 तरीके हैं इसको करने के। तो आइए भाई देखें क्या कर सकते हैं। अगर मैं करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, I0 1 - e⁻t/टाउ। अब ज़रा टाउ की वैल्यू के बारे में सोचें। टाउ की वैल्यू होती है L/R। क्लियर है? L/R। L कितना दिया हुआ है 5, R कितना दिया हुआ है 100, तो ये बचा 1/20। ठीक है, तो जो -t/टाउ वाला पार्ट है, ऊपर की चीज़ लिखी हुई है 20 मिली सेकेंड्स 10⁻³ अपॉन जो टाइम टाउ की वैल्यू हमने निकाली है वो निकाली 1/20। 1/20 का मतलब ये 20 ऊपर चला गया। तो गौर से देखो क्या कर सकते हैं हम इस t/टाउ को निकालने के लिए। ये माइनस माइनस रहने दो। 20 × 20 इज़ 400 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू बन जाएगी -0.4। तो आप इसको उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये बनेगा बेटा I0 × 1 - e⁻⁻0.4। अब e⁻⁻0.4 की वैल्यू 0.67 दे रखी है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद चीज़ है। -0.67 ये निकाल लिया हमने करंट। ठीक, अभी I0 क्या है? I0 की वैल्यू क्या होगी? I0 होगा t/0 पर सेकेंड। t/0 पर जो करंट होगा, कॉमन सेंस है कि t/0 पर जो इंडक्टर है वो प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। वो कहेगा ही नहीं कि किसी तरह से कोई करंट हमारे अंदर, जब 0 सेकेंड पर कोई करंट इंडक्टर के क्रॉस बहा ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो जो I0 की वैल्यू होगी वो चुपचाप से हो जाएगी E/R। E/R का मतलब कितना? E की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू है 100, इतना हो गया I0। तो अब 2/100 1 - 0.67 ये बन गया। ठीक, ये I है। अब जो मेरे पास V अक्रॉस R है उसकी वैल्यू क्या है? IR। I की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर। और जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू होगी 2/100 1 - 0.67 इंटू R की वैल्यू तो 100 है, वो चली गई, ये आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर स्टिल 0.66 ही आएगा। ठीक, वोल्ट्स, ये आपका आंसर है। अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एन इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी, एल की वैल्यू दे रखी है 20 मिली हेनरी, हैविंग रेजिस्टेंस 10 ohms, इज जॉइंट टू एन आइडियल बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। आइडियल बैटरी का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, कोई लॉस नहीं हो रहा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कितनी रेट चेंज दिखा रहा है वो बताना है। टाइम t/0 पर बताना है, टाइम t/10 मिली सेकेंड्स पर बताना है। तो कोई परेशानी नहीं आई होप इसमें। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला रहेगा हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला रहेगा LdI/dt। वैसे तो -LdI/dt होता है, पर कोई लॉजिक नहीं है, मैग्नीट्यूड की चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक, क्या होगा भाई? ये
इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी लिख दी। इसको और कैसे लिखा जा सकता है एल डी आई बाई डी टी को? ई नॉट इंटू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। याद करो टी बाई टाउ है बेसिकली, एल बाई आर होता है ना, तो उसी को लिख दिया है। और ये वैल्यू होती है इन ईएमएफ की, ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है। ईएमएफ का फॉर्मूला ऐसे बनता है, एल डी आई बाई डी टी ये है। अब क्या करना है, डी ई बाई डी टी बताना है, यानी कि मुझे डी ई बाई डी टी बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ बताना है। अब ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो प्रॉब्लम की बात है, ये फॉर्मूला याद ज़रूर होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा फॉर्मूला आया कहाँ से? आया कहीं से नहीं है, बेसिकली ई इज़ इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ वाले फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, ये है। अब देखो टी बाई डी टी ऑफ ई नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल, ये लिखा हुआ है। इसको आपको करना है, माइनस बाहर आ जाएगा, आर बाई एल बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल ये बचा रह जाएगा। दिस इज़ डी ई बाई डी टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ई एम एफ है। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब 0 सेकंड्स की बात कर रहा है, 20 मिली सेकंड्स की बात कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 सेकंड्स की बात करें 20 मिली सेकंड्स की बात करें। हेयर इज़ द टाइम। ए पार्ट के लिए t इज़ इक्वल टू 0 पुट करें, सॉल्व करें। बी पार्ट के लिए t इज़ इक्वल टू 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 सेकेंड्स पुट करें और आंसर पाएँ। तो इस सवाल में स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने निकाल लिया। उसके बाद जो मर्जी आप कैलकुलेशन करते जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखें, सुपर कंडक्टिंग लूप है, मतलब उसका रेजिस्टेंस 0 है, ऑफ रेडियस आर हैज़ सेल्फ इंडक्टेंस एल। कोई दिक्कत नहीं, मैं आर को रेडियस करके ही लिखूंगा वरना रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन होता है। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो एल है। यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, ये लूप है और बी फील्ड इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह होगी। इनिशियली करंट इन दिस लूप इज़ 0, तो आई एट टी इज़ इक्वल टू 0, करंट की वैल्यू भी 0 है। द लूप इज़ रोटेटेड अबाउट इट्स डायामीटर बाई 180 डिग्रीज, ये डायामीटर है, इससे घुमा दिया 180 डिग्री। फाइंड द करंट इन द लूप आफ्टर रोटेशन, इस रोटेशन के बाद करंट कितना रहेगा उसके अंदर। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके बारे में चर्चा करें तो हम लिखते हैं डी फाई बाई डी टी, माइनस डी बाई फाई बाई डी टी है पर उससे मतलब नहीं है इसलिए क्योंकि हम तो मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं, तो छोड़ देते हैं उसको। नाउ दिस इज आई इंटू आर, ये क्या है? अरे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी से तो करंट आएगा। हाँ, करंट कितना आएगा? मान लो आई, और आर क्या है? ये तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। अच्छा, मगर सर रेजिस्टेंस तो 0 दिया हुआ है, सुपर कंडक्टिंग लूप है, और सुपर कंडक्टिंग लूप का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टिविटी 0 हो गई है, तो रेजिस्टेंस क्या हो चुका है? 0। अगर 0 हो गया है तो ई की वैल्यू कितनी निकल आई है? 0। अगर ई की वैल्यू 0 निकल आई यानी डिफरेंशियल ऑफ फाई कितना हो चुका है? 0। और ये स्टेटमेंट आपको ये इम्प्लाई करेगा कि जो फाई है वो समय के साथ कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। जो फ्लक्स है वो क्या है? कांस्टेंट। अगर है कांस्टेंट तो क्या किया जाए? तो कुछ नहीं, चर्चा कर लेते हैं। क्या बातें पूछ रहा है? द लूप इज रोटेटेड अबाउट डायमीटर बाई 180 डिग्रीज, फाइंड द करंट इन द लूप आफ्टर रोटेशन। ठीक है, तो टोटल फाई तो कांस्टेंट ही है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। बी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये क्या है? फ्लक्स। बात का फ्लक्स 0। ठीक, ये इनिशियल कंडीशन है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और ये टोटल फ्लक्स लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, बी इंटू ए और बी इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का। गौर से सोचो, जब ये फर्स्ट सरफेस आगे और सेकंड सरफेस पीछे से थी तब ये ऐसे था, इसको 180 डिग्री घुमा देने के बाद शक्ल ऐसी रहेगी पर सेकंड सरफेस आगे और फर्स्ट सरफेस पीछे हो जाएगी। तो अगर मैं एरिया वेक्टर को बाहर की तरफ कंसीडर कर रहा हूँ और बी फील्ड को अंदर कंसीडर कर रहा हूँ, या फिर मान लो कि एरिया वेक्टर को भी अंदर ही कंसीडर किया और बी फील्ड को भी अंदर कंसीडर किया, तो पहले तो फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा और बाद में जब ये अंदर घुस जाएगा तो जो एरिया वेक्टर है वो बाहर मुड़ाएगा, लेकिन बी फील्ड तो अभी भी अंदर है। इसका मतलब ये है कि जो इस बार का फ्लक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बार हमने माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, माइनस एल इंटू आई। समझे भैया? एल इंटू आई क्या है? एल इंटू आई इज़ द फ्लक्स जो इंडक्टर से गुजर रहा है। अच्छा, ये कैसे लिख दिया आपने? सुनो,
शुरुआत में जब वो रेस्ट पर था तो b इंटू पाई आर स्क्वायर उससे फ्लक्स जा रहा था। जब वो रोटेट करके 180 डिग्री घूम गया तो उसमें माइनस बी पाई आर स्क्वायर फ्लक्स जाने लगा। लेकिन अब क्योंकि रोटेट कर रहा है तो उसमें करंट तो फ्लो होगा ही होगा, तो करंट फ्लो होने की वजह से एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, और वो बैक ईएमएफ जो होगा वो कुछ नई फील्ड जनरेट करेगा। हाँ, वो नई फील्ड जनरेट करेगा तो कॉमन सेंस कहता है, क्योंकि लूप से रोटेट करने पर फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो करंट फ्लो होगा, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और खुद की क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड की भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो लूप से जा रही होंगी, और अगर जा रही होंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बाद का जो 180 डिग्री घूमने के बाद का जो फ्लक्स है थ्रू द कॉइल, वो सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं है, वो कॉइल की खुद की क्रिएट की गई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी है। इसी वजह से वो लिखा गया LI। याद करो, फ्लक्स जो खुद की वजह से होता था वो करंट पे डिपेंड करता था, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाती थी L इंटू आई, ये इसी को इंडक्टेंस बोलते थे। बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस हम इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं। ठीक, आई होप क्लियर होगा ये। अब क्या करना है, इसको उधर भेज दीजिए। अच्छा, ये ज़ीरो क्यों किया? अरे भाई, शुरुआत में कोई ईएमएफ ही नहीं था, तो इंडक्टर वाले की ज़रूरत ही नहीं है। b इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस बी इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू आई, तो ये बन गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू बी अपॉन L इज इक्वल टू आई। ये आ गया आपका करंट। सवाल देखें क्या पूछा गया है, आगे फिर बात करेंगे। फाइंड द करंट द लूप आफ्टर रोटेशन। निकाल लिया भाई करंट, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान देना कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। बच्चा ज़्यादातर गलती करता है कि अपने ही करंट की वजह से जो फ्लक्स है उसको इग्नोर करता है, नहीं करना है। आगे देखें, दो इंडक्टेंस है L1 और L2, और सीरीज़ में कनेक्ट किए गए। इंपॉर्टेंट बात है, सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस, मतलब लार्ज डिस्टेंस का मतलब ये होगा कि एक का फ्लक्स दूसरे से नहीं गुजर रहा है, इतना दूर है कि एक ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पर नहीं जा रही है। शो दैट देयर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज L1 प्लस L2। ठीक है, क्या बुराई है, कर लेते हैं। कुछ पुरानी बातें याद करो इंडक्टेंस को लेके, है ना। बेसिक कंसेप्ट पे आओ तो फिर जितने मुश्किल सवाल है वो भी लग जाते हैं। मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और यहाँ से करंट आ रहा है I, जो कि समय के साथ कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। तो ये प्लस और ये माइनस है, कहानी LdI/dt की हो जाएगी। ठीक, ये मान के चल रहे हैं कि करंट इंक्रीजिंग है, इस तरह का लेकर के चल रहे हैं। और ये क्या होगा, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VA माइनस VB। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं VA माइनस VB अपॉन DI/dt कर दूं तो ये वैल्यू इंडक्टेंस के बराबर होती है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, दो कॉइल ले रहे हैं और ये एक दूसरे से अच्छा खासा दूर हैं। फिर वही बात है कि बहुत अच्छी खासी दूर हैं ये लोग। इसका नंबर है L1, इसका नंबर है L2, करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है और सेम करंट है, सेम रेट से इंक्रीज़ कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर तुमको भी ये चीज़ दिखेगी कि प्लस और माइनस तो वैसे ही मार्क होंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। हाँ बिल्कुल। क्या किया जाए, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ खड़े हैं तो कितना लिखेंगे VA, यहाँ आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस से जा रहे हैं माइनस तो लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे, L1dI/dt। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं प्लस से माइनस, फिर माइनस। क्या, L2dI/dt। कहाँ पहुँच गए बेटा, B पर, तो क्या लिखेंगे VB। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। ये है मेरी पहली इक्वेशन, ये है मेरी दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, बेसिकली इसको VA माइनस VB ही कर लिया जाए क्या। कर लेते हैं। दूसरी छोड़ो, इसको दूसरी इक्वेशन नहीं लिखते हैं अभी। VA माइनस VB इज इक्वल टू L1 प्लस L2 टाइम्स DI/dt। मैं इस वाले टर्म को राइट में ले गया हूँ, फिर DI/dt कॉमन ले लिया है। अब L1 प्लस L2 इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन DI/dt हो गया। आप इसको कहें सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि ये जो L है ये L1 प्लस L2 के बराबर है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल आ गया। लल्लू सा टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी हम करेंगे। द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज 0.1 वोल्ट। एवरेज EMF इंड्यूस्ड, अच्छा मॉड वैल्यू लेनी, ΔI/ΔT करना है। When the current in the primary coil changes from 2 एम्पियर, थोड़ा सा फोटो कट गई है, मुझे शीट से देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या लिखी है शीट में। म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ गया, J1,
1 to 2 एम्पियर है, जो करंट चेंजेस फ्रॉम 1 to 2 एम्पियर। ठीक, ये है। और समय कितना लिया हुआ है, समय लिया है 0.1 सेकेंड्स। इसको डेल्टा टी कर लेना चाहिए। व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो सवाल है वो इस तरह लग सकता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसकी वैल्यू होती है एम म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। वैसे तो माइनस भी लगता है पर मुझे तो मॉड वैल्यू से मतलब है। ठीक, तो यहाँ से आप देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या बन गई। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बनी ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ईएमएफ कितना है 0.1, एवरेज की बात हो रही है। डेल्टा आई कितना है बाई फाइनल कितना है 2, इनिशियल कितना है 1, तो कितना डिफरेंस आया 1 का। समय कितना लिया गया 0.1। आप इसको उछाल दीजिए ऊपर, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है दैट इज 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 1। ये बन गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। हेनरी में आएगा, कोई बुराई नहीं है उसमें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब शाम को मिलेंगे, है ना। क्या कह रहा है देखो, जेई का क्वेश्चन है, करेंगे। अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड एल। ये एल साइड है, ये भी एल साइड है, ठीक, और सब 90-90 है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड एल। अच्छा, मतलब अब ये कर दिया गया कि एक लूप बनाया गया ऐसा बड़ा सा, और इस लूप के अंदर ये रखा गया है। देख रहे हो कितना बड़ा ये है। ठीक है, ये इसका साइड कितना है, इसका साइड तो भाई बड़ा एल है, और कहा जा रहा है कि जो बड़ा वाला एल है ये छोटे वाले एल से बहुत बड़ा है। ठीक है, नन्ना सा है। लूप आर को प्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड। दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं और एक ही प्लेन पर ये दोनों रखे हुए हैं। ठीक, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने की कोशिश करें। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़ी सी हाइपोथेसिस इस्तेमाल करके, मतलब हाइपोथेटिकल थॉट्स क्रिएट करके किए जा सकते हैं। सिंपल फार्मूलाज होते हैं, ये स्टैंडर्ड सवाल हैं, क्लास में हम लोग करते हैं ये सब। तो करते हैं, देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन द लार्ज लूप एट इट सेंटर एस। मतलब कुछ नहीं, ये देखो ये है लूप, इसमें कोई करंट जा रहा है आई, और इसके सेंटर पे कितना करंट फ्लो कर, कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे आएगी। अगर ये निकालना हो तो हम लोग ये बहुत बार प्रूव कर चुके हैं, बाइट से लगता है। आप इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, थीटा 145 थीटा 245, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू एल बाई 2, और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 जो होगा वो √2 बन जाएगा। बेसिकली फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये बन जाएगा। थीटा 145 थीटा 245 और डी की वैल्यू एल बाई 2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या बना म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी की वैल्यू एल बाई 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये 1 बाई √2, ये 1 बाई √2, दोनों जोड़ोगे 2 बाई √2, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक, इस तरह से कुछ बनेगा, काम चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये तो सिर्फ एक वायर की वजह से, और तुम्हारे पास कितने वायर हैं, तो 4 हैं, तो तुम्हें इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारे पास जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो रिजल्ट आ जाएगा। ये एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली गई, और फिर अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 4 वायर्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आइडेंटिकल केस दिखाई दे रहा है। ये बड़ा वाला है, ठीक, ये बड़ा वाला लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो फ्लक्स गुजरेगा नन्हे वाले छोटे वाले स्क्वायर से, इससे जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी वैल्यू होगी m इंटू आई। फ्लक्स करंट पे डिपेंड करता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक केस आ जाता है, ये m इंटू आई। अच्छा, अब क्या कहा जाए, अब देखो म्यू नॉट आई इंटू 2√2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू एल, ठीक है ना, इंटू एल स्क्वायर, छोटा एल स्क्वायर, ये बन गया फ्लक्स। क्लियर है, ये बन गया फ्लक्स। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या वैल्यू बनी, m कहाँ गया, m तो लिखा ही नहीं मैंने, इधर लिखो m इंटू आई, ये।
अच्छा एक चीज़ और सोचना, फ्लक्स को और कैसे लिख सकते हैं समझना। फ्लक्स को दो बातें हैं इसमें। तो ये है कि जो टोटल फ्लक्स होगा छोटे वाले से, उसकी वैल्यू m इंटू आई भी होगी। m इंटू आई क्यों होगी? लॉजिक है यार, m इंटू आई, यही तो फार्मूला होता है, यही तो डेफिनेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। लेकिन फ्लक्स का फार्मूला तो b इंटू ए भी होता है। b किसकी वजह से? बड़े वाले लूप की वजह से। a किसका? छोटे वाले लूप का। जब a छोटे वाले लूप का लेंगे और b बड़े वाले लूप की लेंगे तो पता चलेगा कि बड़े वाले की वजह से छोटे वाले में कितना फ्लक्स जा रहा है। यानी कि है तो एक ही चीज़ें ये, यानी कि मैं m इंटू आई को बराबर कर सकता हूँ b इंटू ए के। मेरे हिसाब से m की वैल्यू हो जाएगी b इंटू ए अपॉन आई। तो अब देखो b का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है म्यू नॉट इंटू आई इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल, और फिर एरिया जो लिखा हुआ है छोटे वाले का एरिया तो एल स्क्वायर बन जाएगा, और इसी के नीचे मैं भेज दूंगा करंट को। छोटे वाले का तो स्मॉल एल है ये, और ये कैपिटल एल है, दोनों में अंतर है। ये बन गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, m की वैल्यू आ गई। ठीक, ईजी है, सिंपल है, कठिन नहीं है। मिलेंगे बेटा शाम को एक और बढ़िया से पार्ट 2 को शुरुआत में है। पार्ट 2 के लगभग 3-4 सेक्शंस करने की आज कोशिश करेंगे, तो शाम को हम 3-4 सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।